नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं, लेकिन तारीखों के जरिए नहीं, बल्कि उन सुरागों से जिनसे इतिहास लिखा जाता है, यानी स्रोतों से। हमारे पास स्पेक्ट्रम पुस्तक के कुछ अंश हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल। और आधुनिक भारतीय इतिहास की मतलब मोटे तौर पर 18वीं से 20वीं सदी की एक खास बात यह है कि इसके लिए हमारे पास स्रोतों का एक तरह से भंडार है, शायद किसी भी और दौर से कहीं ज्यादा। हाँ, ये तो है। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है सरकारी या राजकीय अभिलेख। तो सरकारी दस्तावेज सबसे अहम, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज के दौर के कागजात यकीनन बहुत सारे होंगे। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये एक पहाड़ जैसा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो पूरा सिस्टम ही आप देखें काफी हद तक दस्तावेजों पर चलता था। 1600 से 1857 तक उनके व्यापार से लेकर प्रशासन तक सब कुछ लिखा जाता था। हर चीज। जी हाँ, लगभग हर नीति, हर लेन देन। और ब्रिटिश क्राउन के अंडर भी ये सिलसिला जोरों पर रहा। और ये रिकॉर्ड्स ना सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ या कौन सी नीतियां बनी, अगर आप ध्यान से देखें तो इनसे ये भी समझ आता है कि पॉलिसी बनाने वालों की सोच क्या थी। अच्छा, उनके इरादे, उनका नजरिया। बिल्कुल, वो क्यों कोई फैसला ले रहे थे, क्या सोच रहे थे, ये सब पता चलता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सरकारी रिकॉर्ड सिर्फ अंग्रेजों का या शासकों का ही पक्ष नहीं दिखाते? मतलब आम आदमी की जिंदगी इनसे कैसे पता चलती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है ये रिकॉर्ड्स लिखे तो गए हैं प्रशासन के नजरिए से, लेकिन यहीं पर इतिहासकार का काम आता है। वो इन सरकारी फाइलों की पंक्तियों के बीच से भी समाज, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि कभी-कभी जो विरोध होता था उसकी भी झलक ढूंढ लेते हैं। अच्छा। और हाँ, ये सिर्फ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स की बात नहीं है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इन यूरोपीय कंपनियों के दस्तावेज भी हैं। खासकर 17वीं 18वीं सदी को समझने के लिए ये बड़े काम के हैं। तो कई सारे यूरोपीय पावर्स के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जी। और फिर आते हैं न्यायिक रिकॉर्ड्स, जैसे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे की अदालतों के पुराने कागजात। सबसे पुराने तो मद्रास मेयर कोर्ट के हैं, 1689 के आसपास के। इनसे उस जमाने के कानून और समाज का अंदाजा लगता है। चलिए, सरकारी फाइलों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और कौन से जरिए हैं? लोगों के अपने अनुभव, उनकी लिखी बातें, क्या वो भी मायने रखती हैं? हाँ, बिल्कुल रखती हैं। कई उस जमाने के या उसके तुरंत बाद के लिखे हुए वृत्तांत हैं, जैसे जीवनियां, संस्मरण और खास तौर पर यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जैसे? सोचिए, जॉर्ज फॉस्टर ने 1783 में बंगाल से कश्मीर तक का सफर किया और लिखा, या अलेक्जेंडर बर्न्स बुखारा गए, W.H. स्लीमन ने अवध के बारे में लिखा। ये सब हमें ऐसी बातें बताते हैं जो शायद सरकारी कागजों में ना मिले। उस समय का माहौल, लोगों का रहन सहन। हाँ, ये तो दिलचस्प है। और अखबार, उनका तो बहुत बड़ा रोल रहा होगा, खासकर आजादी की लड़ाई में। निश्चित रूप से 19वीं और 20वीं सदी के अखबार और पत्रिकाएं, क्या अंग्रेजी क्या देसी भाषाओं में, ये जानकारी का खजाना है। द हिंदू, तिलक का केसरी और महारात्रा, अमृत बाजार पत्रिका, सुधारक, कितने ही नाम हैं। हाँ, बहुत सारे। इन्होंने सिर्फ खबरें नहीं दी, इन्होंने जनमत बनाया, बहसों को दिशा दी। लेकिन क्या ये अखबार पूरी तरह भरोसेमंद होते थे? मतलब उनमें तो लिखने वाले का अपना पक्ष भी होता होगा ना? बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी अखबार पूरी तरह निष्पक्ष या ऑब्जेक्टिव शायद ही होता है। हर एक का अपना नजरिया, अपना एजेंडा होता है। तो इतिहासकारों को इन्हें पढ़ते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किसका क्या झुकाव है। सही बात है। और ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण अखबार भारत के बाहर से भी छपते थे, जैसे लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या पेरिस से मैडम कामा का वंदे मातरम। ये विदेशों में भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज थी। अच्छा, अब लिखित चीजों से हटकर बात करें तो कला या साहित्य, क्या ये भी इतिहास बताते हैं? हाँ, बहुत अहम तरीके से। अब देखिए, सृजनात्मक साहित्य मतलब उपन्यास, कहानियां, हाँ। कविताएं, ये उस दौर के समाज का आईना होते हैं। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम है। जी हाँ, या प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान, रंगभूमि। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये अपने समय की सच्चाई बयां करती हैं। किसानों का दर्द, समाज की बुराइयां। R.K. नारायण की कहानियों में दक्षिण भारत का जीवन झलकता है। और चित्रकला का क्या? पेंटिंग्स भी बहुत कुछ कहती हैं। औपनिवेशिक काल में
कंपनी पेंटिंग्स बनती थी। हाँ। ये यूरोपियन लोगों की पसंद के हिसाब से भारतीय जीवन, बाजार, रस्म रिवाज दिखाती थी। अच्छा, यूरोपियंस के लिए। हाँ, फिर कलकत्ता की कालीघाट पेंटिंग थी, हाँ। जिसमें देवी देवताओं के चित्र भी होते थे और कभी-कभी समाज पर कटाक्ष भी। और 1857 के विद्रोह पर जो पेंटिंग्स बनी, वो तो अंग्रेजों और भारतीयों दोनों के नजरिए को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बाद में राष्ट्रवादी भावना आई तो राजा रवि वर्मा और फिर बंगाल स्कूल के कलाकारों ने अपनी कला से उसे व्यक्त किया। तो ये हो गए सार्वजनिक स्रोत। क्या निजी दस्तावेज या जो रिकॉर्ड्स विदेश में हैं, उनका भी कोई रोल है? जी बिल्कुल है। व्यक्तियों के या बड़े परिवारों के या फिर कांग्रेस जैसे संगठनों के निजी पत्र, डायरियां, उनके अपने दस्तावेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका एक बड़ा कलेक्शन तो दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में है। अच्छा, नेहरू मेमोरियल में। हाँ, और फिर विदेशों में, खासकर लंदन में जो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं या पेरिस, लिस्बन, हेग के आर्काइव्स हैं, उनमें भी भारत से जुड़े दस्तावेजों का अंबार लगा हुआ है। यानी खोजा जाए तो बहुत कुछ है। हाँ, और ये भी है कि बंटवारे के बाद कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के आर्काइव्स में भी हैं, जैसे लाहौर और पेशावर में। तो कुल मिला के देखें तो आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमारे पास सरकारी फाइलों से लेकर निजी खतों, अखबारों, कहानियों, पेंटिंग्स और यहाँ तक कि विदेश में रखे दस्तावेजों तक, मतलब स्रोतों की एक पूरी रंगीन दुनिया मौजूद है। बिल्कुल सही कहा। और हर स्रोत की अपनी एक कहानी है, अपनी एक सीमा है। इतिहासकार का काम एक तरह से जासूस जैसा है। इन सारे अलग अलग, कभी-कभी एक दूसरे से उलट सुरागों को जोड़कर अतीत की एक भरोसेमंद तस्वीर बनाना। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना, कि जब इतने अलग अलग तरह के स्रोत हों जो शायद एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से दिखाते हों, तो फिर सच के सबसे करीब कैसे पहुंचा जाए? क्या इतिहास सिर्फ तथ्यों का कलेक्शन है या फिर इन स्रोतों की व्याख्या का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला? चलिए, इसी सवाल पर सोचते हुए आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।